हाँ, नमस्कार। शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज मनियारीपुर वाराणसी आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के बच्चों का स्वागत है। क्योंकि हम दो लोग अलग अलग भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। गणित वर्ग में मैं स्वयं रामनरेश भारद्वाज जी, जबकि जीव विज्ञान में द्वितीय पेपर मैं खुद पढ़ाता हूं और प्रथम पेपर हमारे सहयोगी अध्यापक रमेश कुमार जी पढ़ाते हैं। क्योंकि मैथ के सेक्शन में काफ़ी आगे, अब बायो के सेक्शन में अलग अलग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। रमेश सर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम तो बल में जो आपकी पुली होती है, घिरनी होती है, उससे संबंधित पढ़ा रहे हैं, जबकि मैं गणित वर्ग के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। और द्वितीय पेपर में हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके थे, जबकि बायो में मैं अभी जल के असंगत प्रसार को ही पढ़ाया हूँ। तो इस आधार पे हम दोनों के बीच विचार बना कि कुछ अलग किया जाए। तो हमने, चूंकि थोड़ा आगे तो है, छोटा सा चैप्टर है द्रव्यमान केंद्र, उस द्रव्यमान केंद्र के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो जहां तक लिखा है ये प्रथम पेपर का है, तो कक्षा 11 के मैथ ग्रुप के बच्चे इसे तो लिख सकते हैं, लेकिन जो कक्षा 11 बायो वर्ग के बच्चे हैं, जहां तक रमेश सर पढ़ाएं उसके आगे आप लिखेंगे। तो अध्याय का नाम आइए हम चर्चा करें। भौतिक विज्ञान प्रथम पेपर में अध्याय है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वास्तव में होता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? कणों के किसी निकाय का, कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसकी गति इस प्रकार होती है कि निकाय का संपूर्ण जो द्रव्यमान है आकर के उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाए। जैसे इस समय आप देख रहे हैं चुनावी माहौल चल रहा है। कैसा माहौल? चुनावी माहौल चल रहा है। अगर मान लीजिए हमारे घर पर गार्जियन नहीं है, कोई बाहर से प्रत्याशी आता है, कहता भैया आप हम ही को वोट दीजिए, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गार्जियन नहीं है, वह आएंगे, जैसा वह कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। अर्थात जिस प्रकार से किसी परिवार में जो मुखिया होता है वह क्या है, उस परिवार का द्रव्यमान केंद्र है। क्योंकि परिवार एक निकाय है, एक सिस्टम है। यानी जो व्यवहार मुखिया घर का गार्जियन करेगा वैसा ही व्यवहार, जैसे किसी विद्यालय में आने वाले एक हफ्ते के बाद आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी आ रहा है। अगर कोई अतिथि गण विद्यालय में आते हैं तो यही होता है हमारे यहाँ, कहीं भी किसी भी विद्यालय में जो एंकर्स होते हैं, जो अनाउंस करने वाले होते हैं, वह यही बोलते हैं कि मैं अपने अतिथि जो दूर से चल कर के आए हुए हैं, मैं खुद अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, अर्थात वह जो वाणी बोलते हैं वह स्वयं नहीं बोलते बल्कि पूरा विद्यालय परिवार बोल रहा है। तो उसी तरह से किसी भी निकाय से रिलेटेड संबंधित एक बिंदु ऐसा जरूर होता है, ऐसा जरूर होता है जिसकी गति पूरे निकाय की गति को प्रदर्शित करती है। यानी वह बिंदु इस प्रकार गति करता है, अगर बाहर से कोई बल आकर के लग गया हो तो मानो पूरा का पूरा बल आकर उसी बिंदु पर क्या है, लग गया हो। तो उस बिंदु को, उस द्रव्यमान का निकाय, उस निकाय का क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र। यानी कुल मिला जुलाकर कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसकी गति इस प्रकार होती है कि मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान इसी केंद्र पर केंद्रीभूत हो, अर्थात उसी पर स्थित हो गया हो और सभी बाह्य बल इसी बिंदु पर आरोपित हो। कणों के निकाय की गति
उसके द्रव्यमान केंद्र की गति से ही क्या की जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है। तो ये हो गया द्रव्यमान केंद्र। उसके बाद दो कणों के निकाय का अगर हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना हो तब कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि M1 M2 यानी एक ऐसा निकाय है जिसमें केवल दो कण हैं और उन कणों के द्रव्यमान M1 व M2 है, और वो कण मान लेते हैं M1 M2 द्रव्यमान के, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं M1 M2 द्रव्यमान के दो कण A और B है, जिसकी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 और क्या है R2 है। अब ये जो C है इस दो कणों के निकाय वाला द्रव्यमान केंद्र है। अगर द्रव्यमान केंद्र C पर हो तो मूल बिंदु O के सापेक्ष इस निकाय का जो दो कणों से मिलकर बना है स्थिति सदिश जो होगी मूल बिंदुओं के सापेक्ष वह होगा RCM यानी सेंटर ऑफ मास। कुछ लोग इसे कहते हैं, आजकल नेटवर्क मार्केट का जमाना है तो हम लोग कभी कभी कहते हैं इसको राह चलते मार्केटिंग। एक RCM आया है यानी राह चलते मार्केटिंग, यानी RCM से व्यक्त किया जाता है, वो बात अलग है। यानी ये होता है सेंटर ऑफ मास, यानी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यानी एट दिस रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O, यानी मूल बिंदुओं के सापेक्ष ये जो RCM की वैल्यू होती है M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2 होता है। इसी प्रकार अगर कोई निकाय है जिसमें एक कण नहीं, दो कण नहीं, तीन कण नहीं, अनगिनत कण n कण हो, जिनके द्रव्यमान अगर M1 M2 M3 M4 डॉट 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 Mn हो और उसकी मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश हो वह क्रमशः R1 R2 R3 जैसा कि चित्र में दर्शाया गया हो, तो इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र अगर ये C हो जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश RCM हो, तब RCM बराबर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसे ये दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र के लिए स्थिति सदिश ज्ञात करना है तो वह n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश ज्ञात करने का फार्मूला है। और इस चित्र में आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ सममित आकार का, यानी सममित आकार का मतलब जिसमें मिति हो, सममिति पढ़े होंगे, जैसे पतंग एक होता है बीच से जो होती है वो उसका सममित अक्ष कहलाता है। आयताकार होगा, विकर्णों का कटान बिंदु होगा जो लंबाई के अनुदिश काट देंगे वह उसका क्या होगा, सममित अक्ष होगा। तो कुछ सममित आकार के पिंडों के द्रव्यमान केंद्र को दर्शाया गया है। जैसे अगर ये कोई सीधी छड़ है, ये बाबू आपका अगर ये सीधी छड़ है तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है इस छड़ का मध्य बिंदु होता है। यानी आप देख सकते हो ये मध्य बिंदु पर रखे हैं तो ये साम्यावस्था में जो है आपकी बनी हुई है। कुछ बच्चों का ये प्रश्न उठता है कि सर द्रव्यमान केंद्र है तो द्रव्यमान केंद्र यह है, तो आप हमें ये बताइए कि जब द्रव्यमान केंद्र को ये कह रहे हैं तो जहाँ पर कुल द्रव्यमान स्थित होता है वह द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, और जहाँ वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है वह उसका जो है गुरुत्व केंद्र कहलाता है। फिर से समझ लें, द्रव्यमान केंद्र का मतलब जहाँ समस्त द्रव्यमान जो है केंद्रीभूत होता है वह द्रव्यमान केंद्र होता है, और जहाँ पिंड का समस्त भार केंद्रीभूत होता है वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। जब तक किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरती है तब तक वस्तु का संतुलन बना रहता है, वस्तु चाहे जिस भी स्थिति में हो। तो द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान केंद्रीभूत होता है और गुरुत्व केंद्र पर उसका समस्त भार केंद्रीभूत होता है। क्लियर? अब कुछ आकार के दिए गए हैं, सीधी छड़ होगी तो छड़ के मध्य बिंदु पर होगा, आयताकार पटल होगा। जैसे आप ये बुक को देख रहे हैं, यह आपका बुक है और ये सामने से आपको ये आयताकार दिख रहा है, तो इस आयत का जो दोनों विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये हुआ, एक विकर्ण ये है, जहाँ दोनों कटा वही उसका द्रव्यमान केंद्र होता है, यानी समस्त द्रव्यमान देखिए यहाँ पर केंद्रित होगा। तो आयताकार अगर कोई पटल है तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है विकर्णों का कटान बिंदु होता है। अगर त्रिभुजाकार पटल होगा, कैसा आकृति का होगा,
त्रिभुज के आकार का होगा तो उसका द्रव्यमान केंद्र जो होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। और माध्यिका कहते किसको है? किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबार्धक, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबार्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु उस त्रिभुजाकार पटल का या उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। यानी माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक होता है। तो अगर कोई त्रिभुजाकार पटल है तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु जिसको हम केंद्रक कहते हैं उसी पर जो है उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। वृत्ताकार वलय या प्लेट हो तो उसके केंद्र पर, अर्धवृत्ताकार वलय होता है तो केंद्र से 2r/π दूरी पर होता है। खोखला ठोस या खोखला गोला हो, खोखला हो या ठोस गोला हो तो उसके केंद्र पर होता है। खोखला या ठोस बेलन है तो अक्ष के मध्य बिंदु पर होता है। मैंने बताया बेलन हो खोखला चाहे दोनों के विकर्ण को मिला दीजिए, जहां कटेगा वही उसका केंद्र होगा। अगर शंक्वाकार होता है तो उसका जो है अक्ष पर, अक्ष क्या होता है? जो आधार का केंद्र होता है उसको अगर हम सिर से मिलाएं तो वही शंकु का अक्ष होता है। तो शंकु के अक्ष का जो आधार का होता है, आधार से h/4 दूरी पर वृत्ताकार ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र होता है। आज के लिए इतना ही। 1.5 साल घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आनंद से रहें। समय समय पर हाथ और मुख को धोते रहें। धन्यवाद।